वेलकम टू रेवाड़ी क्लासेस। आप सभी का रेवाड़ी क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। आज हम रीजनिंग का कोर्स स्टार्ट करेंगे। पहले हमने हरियाणा जीके से रिलेटेड क्लासेस शुरू की हुई है, 2 क्लासें आप पढ़ भी चुके हो, आगे भी कंटिन्यू रहेगी। और अब हमारे पास आज हम रीजनिंग का कोर्स और स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको बताया था कि इस चैनल पर हम हरियाणा और रीजनिंग दोनों का कंप्लीट कोर्स करेंगे। रीजनिंग या जिसको आप मैट के नाम से भी जानते हो, अगर स्कूल में आपने रीजनिंग को पढ़ा है तो हो सकता है आपने मैट के नाम से पढ़ा हो। मैट यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट। हिंदी में रीजनिंग को हम तर्क शक्ति बोलते हैं, सामान्य बुद्धिमत्ता या जनरल इंटेलिजेंसी भी कहा जाता है, क्योंकि रीजनिंग का पूरा जो सिलेबस है उसमें से आधा सिलेबस तो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है। आधे क्वेश्चन तो वो आते हैं जैसे ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन टेस्ट है, रैंकिंग टेस्ट है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप पढ़ते हो डेली लाइफ में भी। हम इन चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले रीजनिंग जो है, हमें जो रीजनिंग एग्ज़ाम के लिए पढ़नी है, क्योंकि हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा स्कोर अगर हम कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें पता है कि सबसे अच्छा स्कोर हम रीजनिंग में कर पाएंगे और सबसे आसानी से, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले रीजनिंग की बात करें तो भाई रीजनिंग 3 तरीके की होती है ना, 3 टाइप की रीजनिंग होती है जो अलग अलग एग्ज़ाम में अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से आती है। जैसे नवोदय स्कूल का कोई एग्ज़ाम है, 9th क्लास में जो एंट्रेंस होता है उसमें पूरी नॉन वर्बल आती है ना। कहीं पे ऐसा होता है कि वर्बल का क्राइटेरिया जहाँ आता है। रीजनिंग में कई बार रेलवे के एग्ज़ाम में वो एनालिटिकल या लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लेता है। तो रीजनिंग 3 टाइप की होती है। सबसे पहले होती है वर्बल या जिसको हम कहेंगे भाषिक, ठीक है। दूसरी होती है नॉन वर्बल या जिसको हम कहेंगे अभाषिक या इसको शाब्दिक और अशाब्दिक भी कह सकते हैं। तीसरी होती है लॉजिकल या इसको हम कहेंगे एनालिटिकल या कहेंगे तार्किक, ठीक है। तो 3 तरीके की रीजनिंग होती है, वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिकल, भाषिक, अभाषिक और तार्किक। सबसे पहले बात करते हैं वर्बल या भाषिक। नाम से ही पता लग रहा है, जिसमें भाषा की बात कहेगा उसको वर्बल या भाषिक कहेंगे। जैसे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन लिख दूं, मैंने एक हिंदी और इंग्लिश की बात करें, जैसे मैंने हिंदी में लिखा त्रिभुज, सभी ने मैथ में पढ़ा होगा त्रिभुज, हिंदी में मैंने लिखा इसको त्रिभुज। अगर इंग्लिश भाषा में लिखेंगे तो इसी त्रिभुज को हम ट्रायंगल के नाम से लिखेंगे। भाई हिंदी में हम इसको त्रिभुज लिखेंगे, इंग्लिश में हम इसको ट्रायंगल लिखेंगे। और हिंदी या इंग्लिश किसी भी मीडियम की बुक की बात करें, अगर ट्रायंगल की आपको शेप पूछेगा तो वो ही होगी जिसमें 3 साइड या 3 एंगल है। भाई ट्रायंगल हम उसी को कहेंगे जिसमें साइड भी 3 है और एंगल भी 3 है। लेकिन देखो हिंदी में त्रिभुज का, इंग्लिश में ट्रायंगल, लेकिन अगर शेप की बात करेगा तो सेम ही बनेगा। मान लो मैं कह दूं आप में से किसी का नाम है संदीप, तो आप अपना नाम इंग्लिश में ऐसे लिखोगे संदीप। अगर आप अपना नाम हिंदी में लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे संदीप। मान लो किसी और भाषा में, उर्दू में या किसी और भाषा में लिखोगे तो अलग तरीके से। अब जो आप हिंदी की बात करो या इंग्लिश की, अगर संदीप की फ़ोटो बनाई जाए तो ऐसा नहीं है कि भाई संदीप सामने खड़ा है और कोई अंग्रेज उसकी फ़ोटो खींचेगा तो अलग तरीके की आएगी और कोई यहाँ का व्यक्ति उसकी फ़ोटो खींचेगा तो अलग तरीके की आएगी। नहीं, संदीप की फ़ोटो ऐसे ही आएगी चाहे वो यहाँ का व्यक्ति खींचे या बाहर का व्यक्ति। इसका मतलब वर्बल उसको कहेंगे जिसमें लैंग्वेज से फ़र्क पड़ता हो, भाषा का फ़र्क हो, और नॉन वर्बल उसको कहेंगे जिसमें केवल आकृति की बात करें। सही बात है। यानी वर्बल उसको कहेंगे जिसमें भाषा की बात करें, जैसे सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, सब ये वर्बल में आएंगे। नॉन वर्बल में आएंगे जिसमें केवल इमेज हो, मिरर इमेज, वाटर इमेज, फोल्डिंग एंड कटिंग ऑफ पेपर, काउंटिंग ऑफ फिगर, कंप्लीट द फिगर, है ना। ये सारे की सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन जो नॉन वर्बल की आती है वो। एनालिटिकल या लॉजिकल रीजनिंग वो होगी जिसमें लॉजिक की बात करेगा, तथ्य की बात करेगा, जिसमें आपको पहले कोई कंडीशन देगा, उसके हिसाब से आपको आंसर बताना होगा। जैसे कथन निष्कर्ष है, कथन पूर्ण धारणा है, कथन और तर्क है, तो ये जो सारे हैं ये आएंगे लॉजिकल में। तो सबसे पहले वर्बल, फिर पढ़ेंगे नॉन वर्बल और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे लॉजिकल।
तो सबसे पहले जीरो से बेसिक से उठाएंगे। ऐसा नहीं है कि आसान क्वेश्चन है तो उसको छोड़ देंगे और मुश्किल से स्टार्ट करेंगे या मुश्किल क्वेश्चन तक नहीं जाएंगे, आसान क्वेश्चन करेंगे। जीरो से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे, जिसने सारी वीडियो स्टार्टिंग से लास्ट तक। ऐसा नहीं है कि आप सोचो सर शुरू में जो 10-15 मिनट सर करा रहे वो तो हमें अच्छे से आता है, वो तो बहुत आसान है, जब क्वेश्चन एडवांस लेवल के आएंगे तब पढ़ेंगे हम। तो जब तक आप शुरुआत की बेसिक अच्छे से नहीं समझ पाओगे, चाहे आपने कितनी बार भी पढ़ रखा हो, तब तक आप एडवांस क्वेश्चन में हमेशा फंस जाओगे या वही क्वेश्चन कर पाओगे जो आपको आते हैं। जो थोड़े से उसने चेंज करके दे दिए वहीं पे गलत हो जाएगा। देखो इधर, तो सबसे पहले वर्बल, और वर्बल में हम हमेशा रीजनिंग में पहला टॉपिक, मेरा ये सजेशन है कि आपको रीजनिंग में पहला टॉपिक हमेशा सीरीज पढ़ना चाहिए, जो पूरी रीजनिंग का सबसे आसान टॉपिक भी है और पूरी रीजनिंग का सबसे मुश्किल भी है। सीरीज से हमें ये पता लग जाता है कि किस किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग का मीनिंग क्या है, पैटर्न क्या होता है, किस बारे में हम सोचेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सीरीज। तो फर्स्ट टॉपिक हम रीजनिंग का पढ़ेंगे सीरीज। सीरीज या जिसको आप कहोगे श्रृंखला, सीरीज या हिंदी में इसको हम कहते हैं श्रृंखला। हो सकता है किसी बुक में आपको ये श्रेणी क्रम के नाम से भी मिल जाए। तो सीरीज या श्रृंखला का मतलब क्या होता है, तो आप सिर्फ एक लाइन में याद रखो सर, सीरीज का मतलब होता है कोई भी एक फिक्स तरीका, कोई भी एक निर्धारित पैटर्न जिस पर संख्या, नंबर, अक्षर, नाम कुछ भी दिया जाए, कोई भी एक ऐसा तरीका जिस पर किसी संख्या में या किसी अक्षर में या किसी नाम में लगातार बदलाव होता चला जाए, उसको हम सीरीज कहेंगे। सिर्फ जोड़ने घटाने का मतलब सीरीज नहीं है। कोई भी एक अंक दिया हो, कोई अक्षर दिया हो, कुछ भी दिया हो, उसमें अगर लगातार बदलाव होता चला जाएगा, तो लगातार चेंज होता चला जाएगा, तो उसको हम सीरीज कहेंगे। अगर मैं ये कह दूं आपसे कि ये क्वेश्चन मैंने लिखा 6, 12, 18, 24 और 30, मैंने पूछा अगली टर्म क्या आएगी, आप कहोगे सर 36 आएगा। 6 जोड़ रखे हैं, सीरीज है। आपने 10वीं क्लास में एपी पढ़ी होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या हिंदी में समांतर श्रेणी, वो भी एक सीरीज ही थी। अगर इसकी बजाय मैं ऐसे कहता 6, 12, 24, 48, 96, अगली संख्या क्या आएगी, आप कहोगे सर सीरीज है, 2 से गुणा है। 6 का 2 गुणा 12, 12 का 2 गुणा 24, 2 गुणा 48, 2 गुणा 96, तो 2 से गुणा करेंगे 192। लेकिन अगर इसी की बजाय मैं ये क्वेश्चन दे दूं 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 और आपसे पूछ ले अगली टर्म क्या आएगी, तो आप देखोगे सर ना तो इसमें प्लस लग रहा और ना इसमें मल्टीप्लाई लग रही, लेकिन है तो ये सीरीज और पूछा हुआ क्वेश्चन है राजस्थान के एग्जाम में। तो अब इसका आंसर ये है क्या, ये सर कुछ भी नहीं है, ये प्रेजेंट में, वर्तमान में भारतीय करेंसी है, जो रनिंग में भारतीय करेंसी चल रही है कि 1 रुपये है, फिर 2 रुपये है, फिर 5 रुपये, फिर 10 का नोट है, फिर 20 रुपये, फिर 50 रुपये, फिर 100 रुपये, और आपको पता है 100 के बाद 200 का नोट है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे 175 का चलता है कि मेरी मर्जी है, मैंने कह दिया मैं तो 175 का नोट रखूँगा, नहीं। तो 100 के बाद सीधा कितने का मैन्युफैक्चर होगा, 200 रुपये का। तो ये किसी भी टाइप सीरीज का मतलब अगर मैं ये लिख देता जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगली टर्म क्या आएगी, तो आप कहोगे सर सितंबर आएगा, ये भी एक सीरीज है। तो सीरीज का मतलब है कोई भी फिक्स तरीका या पैटर्न जिस पर टर्म लगातार बदलती चली जाए, उसको हम सीरीज कहेंगे। ठीक है, अब एग्जाम में सीरीज आती है 4 टाइप की। सीरीज मेनली जो एग्जाम में आएगी वो 4 टाइप की सीरीज होती है। सबसे पहले नंबर सीरीज, सबसे पहले नंबर सीरीज या जिसको हम कहेंगे संख्या श्रृंखला। दूसरा हमारे पास आएगा अल्फ़ाबेट सीरीज या जिसको हम कहेंगे अक्षर श्रृंखला। तीसरा हमारे पास आएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सीरीज, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सीरीज या जिसको हम कहेंगे ग्रुप सीरीज या समूह श्रृंखला या वर्णात्मक श्रृंखला। और चौथी हमारे पास आएगी मिक्स सीरीज। ठीक है, तो ये 4 टाइप की सीरीज हमें पढ़नी है, नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सीरीज और मिक्स सीरीज। सबसे पहले बात करेंगे नंबर सीरीज या संख्या श्रृंखला। तो नंबर या संख्या जिसमें संख्याओं की बात करें, है ना, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। अक्षर श्रृंखला या अल्फ़ाबेट सीरीज जिसमें इसकी बजाय लेटर दे दे, जैसे अगर मैं एक ये क्वेश्चन लिखूँ 2, 4, 6, 8, 10, अगली टर्म पूछ ले आप कहोगे सर 12 आएगा, 2 प्लस हो रहे हैं। अगर मैं इसकी बजाय ये लिख दूं A, C, E, Z,
आई अगली टर्म। तो आप कहोगे सर इसमें तो लेटर दे रखे हैं, ए के बाद बी छोड़ दिया, सी डी छोड़ दिया, ई एफ छोड़ दिया, जी एच छोड़ दिया, आई, तो जे को छेड़ के के आएगा। सही बात है। तीसरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर या ग्रुप सीरीज, आपने देखा होगा कुछ ऐसी सीरीज आती है जिसमें लगातार संख्याएं लिखी है, और सॉरी अल्फाबेट भी लिखे हैं और संख्या भी हो सकती है, बीच बीच में ब्लैंक दे रखे हैं, तो उसके हिसाब से क्या आंसर आएंगे। जैसे ये क्वेश्चन देखो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे देगा, कुछ इसमें लेटर लिख देगा, कुछ ब्लैंक छोड़ देगा, और आपसे कहेगा कि फिल इन द ब्लैंक्स, इनको भरो, इसमें क्या आएगा। तो हम कहेंगे इसमें बहुत आसान सा है, पहले पेयर बनाएंगे और फिर देखेंगे, ये तो चलो बहुत आसान सा हमने दिया है, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, लगातार आप बनाओगे। तो पहले हम पेयर बनाते हैं, या पहले हम ग्रुप बनाएंगे, 3-3 के बनेंगे, 4-4 के बनेंगे, फिर इसमें लेटर फिलअप करेंगे। चौथा है मिक्स सीरीज, जिसमें स्पेशल टाइप की सीरीज आ जाएगी, या नंबर और अल्फ़ाबेट को मिक्स करके दे देगा, है ना। तो वो तरीके के जो क्वेश्चन आएंगे वो हम पढ़ेंगे मिक्स सीरीज में, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू कर रहे हैं नंबर सीरीज, ठीक है। तो अब ध्यान से समझनी है, पूरी बात आराम से रिलैक्स होकर समझना है, फिर जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, आप यहाँ जितने क्वेश्चन करा रहे हैं बस वही कर लेना। प्रैक्टिस टेलीग्राम ग्रुप पे मैं भेज दूंगा क्वेश्चन, वहाँ से आप कर लोगे। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज या संख्या श्रृंखला का मतलब जहाँ पे नंबर का यूज हो, और सीरीज का मतलब बताया भाई कोई भी एक ऐसा तरीका जिसमें संख्या लगातार बदलती चली जाएगी, उसको हम सीरीज कहेंगे। और सबको पता है सर अगर संख्या को बदलना है ना, नंबर को बदलना है, तो कैलकुलेशन लगानी पड़ेगी। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर नंबर में कोई बदलाव होगा तो कैलकुलेशन लगानी है, और कैलकुलेशन 4 ही टाइप की होती है, या तो उसमें प्लस लगेगा, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। भाई मैंने 5 के बाद 50 लिखा, 5 के बाद 500 लिखा, 5 के बाद 5000 लिखा, 5 के बाद -35 लिखा, मैंने कुछ भी लिखा, अगर मैंने नंबर को बदलना चाहा है तो उसमें कैलकुलेशन होगी। और कैलकुलेशन आप फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेते हो तब से, और आपने चाहे ग्रेजुएशन कर रखी हो या 12th कर रखी हो, आप कितने भी पढ़े हो, आपको पता है कैलकुलेशन के नाम पे हम 4 बातें पढ़ते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो हमारी सीरीज 5 तरीके से होगी, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और 5वां तरीका है स्क्वायर एंड क्यूब, और इन सभी में सेल्फ डिपेंडेंट। ये सेल्फ डिपेंडेंट क्या है अभी देखेंगे। अब देखो स्क्वायर क्यूब अलग नहीं है, मल्टीप्लाई का हिस्सा है। किसी टर्म को 2 बार गुणा करेंगे तो स्क्वायर बनेगा, और किसी टर्म को 3 बार गुणा करेंगे तो क्यूब बनेगा। सही बात है। अब सबसे पहले देखेंगे प्लस वाले क्वेश्चन। अब सबको मेरे हिसाब से पता है कि सर प्लस और माइनस में टर्म बड़ी होगी, और जब हम माइनस और डिवाइड करेंगे तो टर्म छोटी होगी। जब प्लस और मल्टीप्लाई करेंगे तो टर्म बढ़ेगी, हम कुछ जोड़ेंगे या गुणा करेंगे तो संख्या बढ़ेगी, और जब हम उसमें माइनस करेंगे या डिवाइड करेंगे तो संख्या घटेगी। और स्क्वायर क्यूब आपको पता ही है, याद करेंगे तब जाके बाद सारी बात समझ में आएगी। सबसे पहले प्लस, तो एक तो ये लाइन याद रखो सर, मैं फिर कह रहा हूँ, सीरीज का मतलब लगातार कोई संख्या बदलती चली गई तो उसको हम सीरीज कहेंगे। और प्लस पर डिपेंड वो आएगी जिसमें लगातार संख्याएं बढ़ती चली जाए नज़दीक नज़दीक, उसमें प्लस होगा। अब आप कहोगे सर बढ़ेगी तो मल्टीप्लाई में भी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखो, मैं एक क्वेश्चन ऐसे लिखूँ, इधर देखो, 4, 8, 12, 16 और 20। आप कहोगे सर 24 आएगा, 4 प्लस हो रहा है। इसी को मैं ऐसे लिखूँ, 4, 8, 24, 96, 480। अगली टर्म क्या आएगी? तो आप कहोगे कि सर वही 4 इसमें था और वही इसमें, वही 8 इसमें था और वही इसमें। इसमें देखो 8 से लेकर केवल हम 20 तक आए, और इसमें हम 8 से लेकर 480 पे आ गए। इसका मतलब जहां टर्म नज़दीक नज़दीक आगे बढ़ेगी वहां पे हमेशा जोड़ लगाओ, और जहां पे टर्म एकदम इंक्रीज हो जाए वहां पे हमेशा मल्टीप्लाई लगाओ। तो आपने देखा सर इसमें +4 होंगे, 24 आएगा, और इसमें पहले 2 से गुणा, फिर 3 से गुणा, फिर 4 से गुणा, फिर 5 से गुणा, तो 6 से गुणा करेंगे, आंसर है। तो हम कहेंगे कि अगर आपको टर्म नज़दीक नज़दीक आगे बढ़े, भाई यहाँ पे मैं लिख दूँ 7, और आपसे कहूँ बाबूजी 7 से 700 बनाना है, तो आपके दिमाग में आएगा सर 7 को 100 से गुणा कर दो, 700 बन जाएगा। फिर मैं कहूँ भाई 7 से आपको 8 बनाना है, तो आपके दिमाग में आएगा सर 7 में 1 प्लस कर दो, 8 बनेगा। अब हो तो ये ऐसे भी सकता था कि 7 में मैं 693 प्लस कर दूं, देखो 700 ही आ रहा है। और ये भी हो सकता था कि 7 को 2 से गुणा करके इसमें से 6 घटा दूं, 7 दूनी 14 माइनस 6 8, कोई फ़र्क तो नहीं है। लेकिन हमें ये पता लगा कि जहाँ पे टर्म एकदम इंक्रीज हो जाएगी पहली कोशिश गुणा लगाएंगे,
और जहाँ पे टर्म नज़दीक नज़दीक आगे बढ़ेगी पहली कोशिश प्लस लगाएंगे। तो सबसे पहले अगर कोई संख्या लगातार नज़दीक नज़दीक आगे बढ़ती चले तो उसमें हमेशा प्लस लगेगा। क्लियर बात है। अब वही सेम बात है सर, नियत जोड़ हो सकता है या बढ़ते घटते क्रम में। भाई एक समान जोड़ हो सकता है या हो सकता है जोड़ बढ़ते या घटते क्रम में हो। जैसे इधर देखो, एक क्वेश्चन में ये लिखूं, आसान सा क्वेश्चन लेते हैं, मैं यहाँ पे लिखूं 7, 10, 13, 16, 19, अगली संख्या क्या आएगी? तो आप कहोगे सर 7 में 3 जोड़ दिए 10, 10 में 3 जोड़ दिए 13, 13 में 3 जोड़ दिए 16, 16 में 3 जोड़ दिए 19, तो 19 में 3 जोड़ देंगे 22, आंसर आ गया। अब यही क्वेश्चन ऐसे भी होता सर 7, 10, 14, 19, 25, आगे पूछ लेता आपसे। या यही ऐसे होता 7, 10, 15, 22, 31, आगे पूछ लेता। आप कहते सर 7 से लगातार टर्म आगे बढ़ रही है, 7 से लगातार आगे बढ़ रही है तो प्लस ही। अब प्लस है तो यहाँ पे है जमा 3, यहाँ पे है जमा 4, यहाँ पे +5 और यहाँ पे +6। तो यहाँ तो सारे में 3 प्लस हुआ था। यहाँ पहले 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, तो आगे कितने प्लस होंगे? 7। और 25 में 7 जोड़ेंगे तो 32। इसमें हमने देखा सर 7 में 3 जोड़े 10, 10 में 5 जोड़े 15, 15 में 7 जोड़े 22, 22 में 9 जोड़े 31। तो हमें पता है कि सर या तो ये लगातार विषम संख्या है, ओड नंबर है, या इसमें देखो 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, तो 9 में भी 2 जोड़ेंगे 11, और जैसे ही 31 में 11 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 42। आई बात समझ में? तो सीरीज में, प्लस वाली सीरीज में लगातार संख्या आगे बढ़ती जाएगी, उसमें हमेशा प्लस लगेगा, नज़दीक नज़दीक टर्म आगे चलेगी। अब इसमें हो सकता है एक जैसी संख्या जुड़े, हो सकता है बढ़ते या घटते क्रम में जुड़े। 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं इसके, फिर थोड़ा सा इसमें लेवल बढ़ाएंगे। पहले 2-3 और आसान ही देखते हैं, फिर इसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। इधर देखो ध्यान से, जैसे एक क्वेश्चन ये देखो, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दूँ, 5, 10, 16, 23, 31, अगली टर्म क्या आएगी? 5, 10, 14, 17, 19, अगली टर्म क्या आएगी? 5, 7, 10, 15, 22, अगली टर्म क्या आएगी? 6, 7, 10, 15, 22, अगली टर्म क्या आएगी? तो हम कहेंगे सर यहाँ पे साफ दिख रहा है, पहले में है +5, यहाँ पे है +6, यहाँ +7 और यहाँ +8। तो 5, 6, 7, 8, तो आगे 9 प्लस होगा, और जैसे हम 31 में 9 प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 40। क्लियर है? अब दूसरा देखो, फिर वही आप कहोगे सर 5 से लेकर 19 पे गए, टर्म नज़दीक नज़दीक आगे बढ़ रही है, प्लस लगाओ। प्लस लगाया सर, पहले में है +5, दूसरे में है +4, फिर है +3 और फिर है +2। तो आप कहोगे सर है तो प्लस लेकिन घटते हुए क्रम में है, और 2 के बाद 1 आएगा और 19 में 1 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 20। अगला देखो, यहाँ पे है भाई पहले में +2, यहाँ पे है +3, यहाँ पे है +5 और यहाँ पे है +7। तो 2, 3, 5, 7। आप कहोगे सर 2 छोड़ो, इसको आगे सही बन रहा है तो 9 जोड़ दे। नहीं, आपको ये देखना है सर पहले 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7, ये लगातार अभाज्य संख्या है, लगातार प्राइम नंबर है। तो 7 के बाद अभाज्य संख्या 11 आएगी और 22 में 11 जोड़ेंगे तो आंसर कितना? 33। अगला देखो, इसको आप कहोगे सर ये है +1, ये है +3, ये है +5 और ये है +7। आपको दिख भी रहा था कि सर इन दोनों क्वेश्चन में सिर्फ 5 और 6 का फर्क है। ऊपर वाले क्वेश्चन में 5 है और नीचे वाले में 6 है, बाकी तो पूरे का पूरा सेम ही है। तो हमने देखा यहाँ पे तो दिख गया 1, 3, 5, 7,
तो आगे 9 जुड़ेंगे। ये लगातार विषम संख्या है या ये लगातार अभाज्य सॉरी 2 का डिफरेंस है। लेकिन इसमें ये गड़बड़ मत कर देना, कभी 2 देख के सोचो कि सर ये क्वेश्चन कैसे आएगा। तो 2 3 5 7 तो आगे कितने जुड़ेंगे 11, क्योंकि 2 से अगर ये आगे बढ़ रही है तो ये अभाज्य संख्याएं हैं। आपको सिर्फ इतनी बात समझनी है कि सर टर्म इंक्रीज हो रही है तो प्लस होगा, ये सही है। अब प्लस होगा तो कोई एक पैटर्न मिलेगा भाई, हो सकता है सेम टर्म हो सकता है बढ़ते क्रम में हो सकता है घटते क्रम में हो। तो हमें ये बात जब समझ में आएगी तो ही तो हम क्वेश्चन कर पाएंगे। अब अगला देखो, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, आप इधर ध्यान दो, जैसे एक और आसान ही लेते हैं। इधर देखो 4 7 13 22 34, अगली टर्म क्या आएगी। एक और देखते हैं 40 50 58 64 68, अगली टर्म क्या आएगी। एक और लिखते हैं 7 10 17, सॉरी इसको चेंज करते हैं, पहले आसान लिखते हैं। देखो 5 7 12 23 40, अगली टर्म पूछी। तो आप देखो इधर 4 से लेकर 34 पे गए, धीरे धीरे टर्म आगे बढ़ रही है, प्लस होगा। पहले में हमने देखा सर पहले में है +3, दूसरे में है +6, यहाँ पे है +9 और यहाँ पे है +12। पहले ये समझ में आना चाहिए कि प्लस है, फिर ये आ गया 3 6 9 12, ये तो 3 का पहाड़ा है, 3 की टेबल है, तो 12 में के बाद आगे आएगा 15। या फिर अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो एक बार फिर डिफरेंस देख लिया अगर, देखो यहाँ भी 3 का, यहाँ भी 3 का, यहाँ भी 3 का, तो यहाँ भी 3 का। अब 12 में 3 जोड़े 15, और जैसे ही 34 में आप 15 जोड़ोगे तो आंसर आएगा 49। अगला देखो, इसको आप कहोगे सर यहाँ पे है +10, यहाँ पे है +8, यहाँ पे है +6 और यहाँ पे है +4, तो 10 8 6 4 तो 2 कम होते आ रहे, तो आगे आके 2 प्लस होंगे और 68 में 2 प्लस होंगे तो आंसर आएगा 70। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब आपने देखा, फिर मैं वही कह रहा हूँ, पहले ये समझो सर 5 से 40 पे पहुँच गए, इसमें लगेगा प्लस, ये तो कन्फर्म है। अब हमने देखा सर पहले में है +2, ठीक है, आगे है सर +5, ठीक है भाई, आगे दिया है +11, ठीक है, और आगे दिया है +17। तो आपने देखा सर पहले में 2 जोड़े फिर 5, तो 3 का डिफरेंस, 5 और 11 में 6 का डिफरेंस, 11 और 17 में दोबारा 6 का। तो सर ये तो गलत है, 3 के बाद 6 का आया तो 6 के बाद 9 का डिफरेंस आना चाहिए, ऐसा तो नहीं बना। नहीं बना तो हम कहेंगे सर है तो ये प्लस, ऐसा तो नहीं है कि मैं ये सोचूं कि 5 में से मैं 70 माइनस करके और फिर 7 बना दूंगा, या 7 को मैं 39 से मल्टीप्लाई कर दूं। नहीं, हमें पता है कि सर ये टर्म नज़दीक नज़दीक आगे बढ़ रही है तो प्लस है, और प्लस की टर्म भी हमें पता लग गई कि 2 5 11 17 है। लेकिन अब ये देखो ये क्या पैटर्न बन रहा है, तो आप कहोगे सर ये एक छोड़कर एक अभाज्य संख्या है। देखो 2 जोड़ दिया, फिर 3 अभाज्य संख्या को छोड़कर 5 जोड़ दिया, फिर 7 को छोड़कर 11 जोड़ दिया, फिर 13 को छोड़कर 17 जोड़ दिया। तो पहले 19 को, तो हम 17 के बाद अभाज्य 19 आएगा, प्राइम नंबर 19 को छोड़ेंगे और 19 के बाद कितने ऐड करेंगे 23, और जैसे ही 40 में 23 ऐड करोगे आंसर कितना आएगा 63। तो ये ही बात ये समझना है कि सर ये प्लस हो गया, तब हम सोचें कि इस प्लस में तरीका क्या लगेगा, और वो हो सकता है सेम टर्म हो, बढ़ते क्रम में हो, घटते क्रम में हो, कोई स्पेशल चीज़ लगा रखी हो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाते चलेंगे, तो सिंपल क्वेश्चन ऐसे प्लस के आएंगे, कर लोगे। अब देखो इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट करते हैं जिससे थोड़ा लेवल भी चेंज होगा, और क्वेश्चन भी ज़्यादातर आजकल इसी टाइप के आते हैं, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आते भी नहीं है। इधर देखो, जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा, बहुत आसान सा लिख रहा हूँ। पहले क्वेश्चन हमने लिखा 6 7 13 20 33 और 53, अगली टर्म क्या आएगी, एक और लिख देते हैं 7 10 17 27 44 71, अगली टर्म क्या आएगी। ठीक है, इधर देखो दोनों क्वेश्चन देख के पता लग रहा है कि सर प्लस होगा, टर्म आगे बढ़ रही है। प्लस होगा तो हमने देखा सर पहले में है +1,
दूसरे में है +6, तीसरे में है +7। यहीं आके दिमाग में आएगा सर ये कौन सा तरीका है, पहले 1 जोड़ा, फिर 6 जोड़े, फिर 7 जोड़े, ये तो कोई तरीका नहीं बन रहा। आगे देखा तो सर इसने 13 प्लस कर दी, ये तो और गलत हो गया। भाई ये क्वेश्चन ऐसे होता, देखो 6, 7, 10, 15, 22, आगे पूछता। हम झट से बताते सर, पहले में +1 है, फिर +3 है, फिर +5 है, और फिर +7 है। तो ये लगातार 2-2 इंक्रीज होते जा रहे हैं, या विषम संख्याएं हैं तो 7 के बाद 9 प्लस होंगे और आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने देखा सर ऐसा तो नहीं है, पहले 1, फिर 6, फिर 7, फिर 13, कोई तरीका नहीं। अब ये तो कंफर्म है कि सर लगेगा इसमें प्लस, ये तो 100% श्योर है हम कि सर प्लस लगेगा। अब जब भाई प्लस लगेगा तो या तो पैटर्न मिलेगा या सेल्फ डिपेंडेंट। इसको आप कहो ये है 6 और 7 13, ये है 13 और 7 20, ये है 20 और 13 33, 33 और 20 53, तो 53 में 33 जोड़ेंगे, आंसर आ गया 86। अगला देखो, इसको आप कहोगे यहाँ जोड़े +3, यहाँ पे है +7 और यहाँ पे +10। आगे देखें तो ये +17, सर ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। भाई ये बताओ क्या तरीका, पहले में 4 का डिफरेंस, फिर 3 का डिफरेंस, फिर 7 का आ गया, ये तो नहीं बना। इतना कंफर्म है कि प्लस होगा। और अगर नहीं मिल रहा तो मेरे भाई वो सेल्फ डिपेंडेंट है। इसको आप कहो डायरेक्ट, ये है भाई 10 और 7 17, 17 और 10 27, 27 और 17 44, 44 और 27 71, तो 71 में 44 जोड़ेंगे, आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? तो कर लोगे ऐसा क्वेश्चन आ गया तो। अब अगला देखो, एक क्वेश्चन और लिखते हैं, बताओ इसका आंसर फटाफट। थोड़ा और इसमें लेवल बढ़ाते हैं। देखो इधर 2, 3, 5, 8, 13, 21, अगली टर्म क्या आएगी? शाबाश करो फटाफट। 2, 3, 6, 9, 16, 26, अगली टर्म क्या आएगी? 2, 3, 6, 11, 20, 35, अगली टर्म क्या आएगी? 2, 3, 6, 11, 18, 31, अगले टर्म क्या है? ये देखो, तो हमें इतना पता है कि सर सारे क्वेश्चन 2, 3 से शुरू है, तो सारे क्वेश्चन में प्लस लग रहा है। तो पहले में अभी हमने किया है सेल्फ डिपेंडेंट है, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 और 8 21, तो 21 में 13 जोड़ेंगे 34, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 34। अब दूसरे पे आ जाओ। दूसरा हमने देखा सर ये है 3 और 2 5, 5 में 1 प्लस कर दिया तो कितना आ गया? 6। ये है 6 और 3 9, सॉरी भाई ये एक गड़बड़ होगी, इसको लिखेंगे 28, अगली टर्म। देखो इसको हम कहेंगे ये है 10 और 6 16, 16 में 1 जोड़ दिया 17, ठीक है। इसको हम कहेंगे 17 और 10 27, 1 जोड़ दिया 28, तो पहले 28 में 17 प्लस करेंगे, तो 28 और 17 कितना आएगा? 28 + 17 45, और 1 जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 46। अगला देखो, इसको अगर हम यहाँ पे कहेंगे 3 + 2 5 और 1 जोड़ दिया 6, ये है 6 + 3 9, और 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, ये है 11 + 6 17, और 17 में 3 जोड़ेंगे तो 20, ये है 20 + 11 31, और 31 में 4 जोड़ेंगे तो 35। है तो ये और ये क्वेश्चन सेम ही, लेकिन ये बहुत आसान है और ये पेपर में मिल गया तो थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, क्योंकि है तो सेल्फ डिपेंडेंट, पहले वाली टर्म जोड़ी है, पर साथ साथ पहले +1 फिर +2 फिर +3 फिर +4, तो पहले इन दोनों को प्लस करेंगे और फिर आएगा उसमें कितने जोड़ेंगे? 5, तो आंसर कितना आ गया? 7। अगला देखो, इसको कहेंगे 3 और 2 5, 1 जोड़ दिया 6, 6 और 3 9, 2 जोड़ दिए 11, 11 और 6 17, फिर 1 जोड़ दिया 18,
18 और 11 29, 2 जोड़ दिए 31। तो हमें ये बात समझ में आई कि सर सेल्फ डिपेंडेंट है, पहले वाली टर्म तो जुड़ी है, ये तो कन्फर्म है, लेकिन जोड़ने के बाद एक बार 1 प्लस, फिर 2 प्लस, फिर 1 प्लस, फिर 2 प्लस, तो 1 प्लस। अब 31 में 18 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 31 प्लस 18 49, और 1 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ गया? 50। आई बात समझ में? तो ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कर लोगे, क्लियर बात है? ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो प्लस में नॉर्मल क्वेश्चन। अब इसी में और थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है? तो देखो ये क्वेश्चन आ गया, बताओ इसका क्या आंसर आएगा? 11, 13, 17, 25, 32 और 37। अगली टर्म क्या है? या ये आ गया 112, 116, 124, 131, 136। अगली टर्म क्या है? या ये आ गया 502, 509, 523, 533। अगली टर्म क्या आएगी? देखो इधर, तो हमने देखा सर 11, 13, 17, 25, 32, 37 अगली संख्या। इस क्वेश्चन को देख के कोई भी बता देगा कि सर इसमें 100% प्लस होगा, इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ जुड़ेगा, क्योंकि टर्म धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अब जुड़ेगा तो पहले में हमने देखा सर यहाँ पे है +2, यहाँ पे है सर +4, यहाँ पे है +8, यहाँ पे +7। अरे इसने गड़बड़ कर दिया। अगर 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 8 आया, 8 के बाद 12, 16 आ जाता तो बात बन जाती, लेकिन यहाँ तक तो ठीक था, एकदम से 7 आ गया तो गड़बड़ है। अब ये तो कन्फर्म है कि कुछ जुड़ेगा, लेकिन पैटर्न नहीं मिल रहा, तो किस पे आओ? सेल्फ डिपेंडेंट। इसको आप कहोगे सर ये 2 कहाँ से आया? तो 1 में 1 जोड़ देंगे 2, यहाँ पे सर 3 में 1 जोड़ देंगे 4, 7 में 1 जोड़ देंगे 8, 5 में 2 जोड़ देंगे 7। आगे देखो 3 और 2 कितने जुड़ रहे हैं? 5, तो आगे 7 और 3 10, और 37 में 10 जोड़ेंगे तो आंसर कितना? 47। अगला देखो 112 से 116 सर 100% +4 आएंगे। गुणा तो अगर 112 का 2 गुणा ही कर दिया तो 224 हो जाएगा। अब पहले में 4 जुड़े, दूसरे में जुड़े 8, तीसरे में 7। अरे ये क्वेश्चन इधर देखो बच्चे, ऐसे होता है 112, 116, 124, 136, 152, और अगली टर्म पूछता। आप झट से कहते सर पहले में 4 प्लस है, यहाँ पे 8 प्लस है, यहाँ पे 12 प्लस है, और यहाँ पे 16। तो सही पैटर्न बन रहा था सर, 4 जोड़े 8, फिर 4 12, फिर 4 16, तो 4 20 जोड़ते और 172 आंसर आ जाता। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे 4 8 के बाद कितना आ गया? 7, और आगे देखा तो हमने 5 जुड़े हैं। अब सर ये कोई पैटर्न नहीं है तो सेल्फ डिपेंडेंट है। देखो 4 कहाँ से आएगा? 2 और 1 3 और 1 4, 6 और 1 7 और 1 8, 4 और 2 6 और 1 7, 3 और 1 4 और 1 5, तो 6 और 3 9 और 1 कितना जोड़ेंगे? 10। 136 में 10 जोड़ेंगे तो आंसर कितना? 146। ऐसे ही अगला देखो इधर, इसको हम कहेंगे सर 502 से 509, 7 जोड़ दिए, अब तो सबको आ गया होगा। यहाँ से 14 जोड़ दिए और यहाँ 10 जोड़ दिए, तो ये कोई तरीका तो है नहीं 7 14 10। तो देखो 7 कहाँ से आया? 5 और 2 7, 9 और 5 14, 3 और 2 5 और 5 10, तो 3 और 3 6 और 5 11, और जैसे ही 533 में 11 जोड़ोगे तो आंसर कितना? 544। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? ठीक है। अब देखो इसमें भाई रीजनिंग में इसको हम बोलते हैं यूज ऑफ डिजिट्स। जब आप मिसिंग नंबर पढ़ोगे, मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया 23 गुणा 53, और ये बराबर दे रखा है 48, या ऐसे हो जाए 23 गुणा 53, ये बराबर दे रखा है 21। तो हम कहेंगे कैसे करोगे भाई? 23 और 53 का गुणा तो 48 नहीं आएगा, 23 और 53 का गुणा तो 21 नहीं आएगा, तो ये 23 नहीं, इसको कहेंगे 3 और 2, सॉरी इसको कर लेते हैं 33, इसको कहेंगे 3 और 3 6,
और 5 और 3 8, 6 को 8 से गुणा कर दिया 48 आ गया। इसको हम कहेंगे सर 3 और 2 5, या सॉरी 33 ही कर लो इसको भी, फिर नहीं तो मुश्किल नहीं बनेगा। 3 और 3 6 और ये 5 और 3 8। अब हमने कहा सर 3 और 3 6 और 5 और 3 8, 21 तो नहीं बना। फिर हम इसको कहेंगे कि सर इसको लिखो आप 3 दूनी 6 और इसको लिखो 5 तिया 15 और 6 और 15 को जोड़ देंगे तो कितना बनेगा 21। मतलब अगर आगे हम रीजनिंग में भी कोडिंग डिकोडिंग में भी पढ़ेंगे कि अगर कहीं पे P लिखा है तो हो सकता है P की डायरेक्ट वैल्यू 16, भाई P कितने पे आता है 16 पे, हो सकता है 6 और 1 को जोड़ के 7 लिख दे, हो सकता है 6 और 1 का गुणा करके 6 लिख दे, हो सकता है P का अपोजिट के 11 हो उसको 11 लिख दे, या 1 और 1 को जोड़ के 2 लिख दे। तो ये सारी बात दिमाग में एक साथ आनी चाहिए कि सर हमने ये क्वेश्चन देखा कि इसमें प्लस लगेगा, तो ये दिमाग में आ जाना चाहिए सर 7 आएगा कहाँ से, तो कोई पैटर्न तो बन नहीं रहा। अब इन्हीं टर्म से गुला मिला के इधर जमा घटा गुणा भाग करके 7 बनाना है, तो हमें पता है कि सर 5 और 2 को जोड़ दो डायरेक्ट 7 आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लो। तो ये हमारे पास था प्लस। प्लस का कोई भी क्वेश्चन आ गया, बहुत आसान सी बात है, आराम से आप कर पाओगे, ठीक है। और देख लेते हैं इसमें एक क्वेश्चन, इधर देखो ध्यान से, इसका बताओ क्या आंसर आएगा। 53 61 68 82 92, अगली टर्म क्या आएगी 11 12 14 18 26 38 62, अगली टर्म क्या है। तो हम कहेंगे कि सर ये 53 61 68 82 और 92, क्वेश्चन देख के पता लग रहा है टर्म आगे बढ़ रही है, प्लस होगा। पहले में हमने देखा +8, दूसरे में देखा +7, यहाँ पे देखा सर +14। अब ये गड़बड़ हो गई, 8 के बाद 7 आया, 7 के बाद 6 आता तो बात बन जाती, लेकिन ऐसा तो नहीं है। अब नहीं है तो सर क्या तरीका लगाए। फिर आगे देखा हमने +10, तो आप ये सोचो कि सर ये 8 7 14 10 कोई सीरीज नहीं बन रहा, तो ये सेल्फ डिपेंडेंट है। 8 कहाँ से आएगा, तो सर 5 और 3 को जोड़ दो 8। 7 कहाँ से आएगा, 6 और 1 को जोड़ दो 7। 14 कहाँ से आएगा, 8 और 6 को जोड़ दो 14। 10 कहाँ से आएगा, 8 और 2 को जोड़ दो 10। तो 9 में 2 जोड़ेंगे 11 और 92 में 11 जोड़ेंगे 103। अगला देखो, इसको हम कहेंगे यहाँ पे है सर +1, यहाँ पे +2, यहाँ पे +4, यहाँ पे +8, यहाँ पे +12 और यहाँ पे +24। तो सर ये तो कोई तरीका नहीं है, 1 का दुगुना 2 हुआ, 2 का 4, 4 का 8, 8 का दुगुना 16 आना चाहिए था, 12 कहाँ से आ गया। तो हम कहेंगे सर नहीं बन रहा, तो ये सेल्फ डिपेंडेंट है। 1 कहाँ से आएगा, 1 को 1 से गुणा कर दो 1, यहाँ देखो 2 को 1 से गुणा कर दो 2, 4 को 1 से गुणा करो 4, 8 को 1 से गुणा करो 8, 6 को 2 से करो 12, 8 को 3 से करो 24, तो 6 दूनी कितने 12 और 62 में 12 जोड़ेंगे तो आंसर कितना 74। आई बात समझ में। तो ये क्वेश्चन थे हमारे पास प्लस के। तो प्लस का कोई भी क्वेश्चन आ गया कर लोगे आराम से, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सेम तरीके से आपको याद रखनी है, कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर पाओगे। तो पहली टाइप थी प्लस, दूसरी है माइनस। माइनस का भाई आपको एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं करना, जो आपने अब तक प्लस में पढ़ा है उस सारे को अपोजिट कर दोगे तो वो सारे का सारा माइनस में चेंज हो जाएगा। जैसे हमने कोई क्वेश्चन ऐसे पढ़ा 10 15 20 25 और 30, आपने कहा सर 35 आएगा, 5 5 जुड़ रहे हैं, इसको उल्टा करके लिख दो 35 30 25 20 15, तो आप कहोगे सर 10 आएगा। यानी जहाँ टर्म छोटी से धीरे धीरे बड़ी हो जाए प्लस, और जहाँ टर्म बड़ी से धीरे धीरे छोटी होती आए माइनस। तो पहली दो टाइप प्लस और माइनस कर लेना, ठीक है। माइनस का एक क्वेश्चन कराने की ज़रूरत नहीं है, जो आपने प्लस में पढ़ा है उसका जस्ट अपोजिट करोगे सारे के सारे माइनस में, ठीक है। इसी में आगे हम क्लास करेंगे, हर एक क्लास में एक एक करके टॉपिक पूरा पढ़ेंगे, 0 लेवल से एडवांस तक। फिर इसके कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और फिर उसके ऊपर आपको वर्कशीट मिलेगी, उसमें से भी आप पूछ सकते हो। और इसके अलावा भी हम जब ये एक टॉपिक पूरा हो जाएगा तो उसके बाद एक क्लास हम केवल क्वेश्चन की रखेंगे, उसमें हम आपको बहुत सारे जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हैं
जिनको आप थोड़ा सा एडवांस लेवल के कहोगे वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक कर लेना, ठीक है, बाकी करेंगे अगली क्लास में।